नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। तो पहले जान लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबरें कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर परिसीमन में भेदभाव का आरोप विपक्षी बोले भाजपा का फोकस हिंदू प्रभाव वाले जम्मू पर, इसलिए यहां पर 6 सीटें और SC/ST रिजर्वेशन भी। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर MP विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, दूसरे दिन के प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी कार्रवाई। सदन में 21,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट पर होगी चर्चा। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर CM योगी का आज लखनऊ और सोनभद्र दौरा है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोनभद्र में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर हेल्थ एक्सपर्ट का दावा, भारत में महामारी की तीसरी लहर आना लगभग तय। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को अलर्ट जारी, वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लगाएं। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी और इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा के कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी। इस प्रस्ताव का कश्मीर के गैर भाजपाई दलों ने पुरजोर विरोध किया है। जब राजनीतिक दलों से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुओं के प्रभाव वाले जम्मू में सीटें बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि इससे वो सत्ता में आए और अपना मुख्यमंत्री बना सके। अगर जम्मू में सीटें बढ़ती हैं तो इसका फायदा भाजपा को पहुंचेगा, क्योंकि वो यहाँ के वोट बैंक पर काफी ज्यादा निर्भर करती है। कश्मीर पर भाजपा की निर्भरता कम है। यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जा सकी थी। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कश्मीर में 68,88,475 जनसंख्या है, जहां राज्य की करीब 54.93% आबादी है और इनके पास से 46 सीटें हैं, जो कि विधानसभा के प्रतिनिधित्व के हिसाब से 52.87% बैठती है। इस तरह जम्मू में 53,78,538 लोग रहते हैं और इसके पास विधानसभा में 37 सीटें हैं, और जहां पर प्रतिनिधित्व 52.52% है। और कश्मीरी पार्टियों की मांग है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। घाटी के राजनीतिक पार्टियां तर्क देती हैं कि कश्मीर घाटी की आबादी जम्मू कश्मीर के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है और ऐसे में इसे विधानसभा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, ये जो मामला है जम्मू कश्मीर की सीटों का, SC/ST रिजर्वेशन का, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल देखिए, यहाँ का जो मामला है वो SC और ST जो आरक्षण की है, जो प्रस्ताव है, उस पर भाजपा का पूरा फोकस है और बहुमत को लेकर फोकस है। जिस तरह आपने आंकड़ा बताया कि वहां पर देखा जाए कि 2011 में जनगणना के मुताबिक जब हुई थी तो कश्मीर में 68,88,475 जनसंख्या थी। यह राज्य की करीब 54.93% आबादी है, तो इसके पास 46 सीटें थी, जबकि प्रतिनिधित्व के हिसाब से 52.47% बैठती है। अब जम्मू की बात करें तो जम्मू में 53,78,538 लोग रहते हैं। इसके पास में विधानसभा 37 सीटें हैं। अब उन जगह सीटें बढ़ाना चाहती है भाजपा जहां पर उसकी सीट बढ़ सके, यानी जम्मू को अगर 6 सीटें मिलेगी और कश्मीर को 1 सीटें मिलेगी, इस बात का विरोध हो रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें वहां चली जाएगी। जबकि इसकी फोकस की बात करें तो भाजपा अपने चुनाव में घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति ST की आरक्षण देने की बात कही थी। अब जम्मू कश्मीर में इसकी आबादी 11.9% है। इसके लिए परिसीमन आयोग ने 9 सीटों का प्रस्ताव दिया था, जबकि इससे ज्यादा आबादी जम्मू जो रीजन है वह उसमें है, यानी करीब 70% और कश्मीर यह आंकड़ा 30% का है। अब इसमें गुज्जर, बकरवाल, टिप्पी और गड्डी आते हैं। अब इसमें देखिए अनुसूचित जाति में जो ST के लिए 7 सीटें प्रभावित रखा गया, उसमें राज्य की इन्हीं आबादी में 9,24,991 है। यह आबादी 7.38% है, तो कश्मीर घाटी में इससे ज्यादा तादाद बेहद कम है। अब ऐसे में देखिए पिछले विधानसभा के चुनाव की अगर इतिहास उठा के बात करें तो PDP को 28 सीटें मिली थी, भाजपा को 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 सीटें मिली। भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें अगर मिली तो जम्मू में मिली थी, जहां हिंदुत्व का प्रभाव ज्यादा है। तो अब 2014 के भाजपा बहुमत में 44 सीटें कम थी। अब परिसीमन के बाद भाजपा को बूस्ट मिल सकता है इस आधार पर। तो राजनीतिक दलों का मानना ये भी है कि देखिए अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो भाजपा के सियासी फायदे के लिए बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस प्रतिमन से बेहद निराश हूं मैं, क्योंकि गलत प्रतिमन की जा रही है। कांग्रेस का कहना आबादी के लिहाज से प्रतिमन नहीं हुआ है,
लेकिन इसमें अगर सिफारिशों की हम कतई मंजूर नहीं करेंगे कहा गया। अब प्रतिमन भाजपा का तर्क अगर आखिरी तर्क हम डालें कि जी जी। भाजपा इससे क्या तर्क देती है, तो भाजपा साफ कहती है कि जम्मू में 26,900 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, यानी उसने जी दिखाया कि कश्मीर में 15,000 है, तो जमीन प्रतिमन के हिसाब से हम सीटें बढ़ा रहे हैं। तो इसका वो कहीं ना कहीं तर्क किया है हिंदुत्व वोटों को कि अगर मिलता है तो सीटें बढ़ेगी तो हमें कहीं ना कश्मीर पे अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई दूसरे दिन के प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी। वहीं कई विभागों के मंत्री पत्रों के सदन की पटल पर रखेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 का प्रस्ताव पेश करेंगे। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 का प्रस्ताव पेश करेंगे और इसके साथ ही सदन में 21,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज है। दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी। कई विभागों के मंत्री पत्रों को सदन की पटल पर रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का जो तीसरा दिन है, क्या कुछ खास रह सकता है आज के दिन? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। और बात की जाए हंगामे की, क्योंकि दूसरे दिन की बात करें तो दूसरा दिन भी हंगामे से भरा हुआ था। पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेके, ये मुद्दे को लेके जो विपक्ष है वो प्रदेश सरकार को घेर रहा था। मगर बात की जाए तीसरे दिन की तो आज सप्लीमेंट्री जो बजट है वो पारित होना है। और बात की जाए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो असामाजिक तत्व द्वारा जो उधम मचाया जाता है, जो प्रॉपर्टी है जो उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसको लेके एक बिल, एक अधिवेशन आज विधानसभा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा रखा जाएगा और उस विधेयक को पारित किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेके एक आदेश जारी हुआ था। गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था, एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो विधेयक को आज विधानसभा के पटल में रखा जाएगा और उसे पारित कर दिया जाएगा। मगर अंशुल, बात की जाए शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की तो आज भी ऐसी संभावना लग रही कि आज भी विधानसभा का जो तीसरा दिन है वो हंगामे भरा नजर आएगा। क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेके, क्योंकि किसानों की बात की जाए, खाद की बात की जाए, डीएपी यूरिया की बात की जाए, तो तमाम चीज़ों को लेके जो विपक्ष है वो प्रदेश सरकार पर हमलावर हो सकता है। जी बिल्कुल विवेक, दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी, ये भी कहा जा रहा है। तो किस तरीके की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होगी और कल किस तरीके की चीजें जो थी वो निकल कर सामने आई थी? अंशुल, आज की बात की जाए तो आज प्रश्नोत्तर काल से ये जो शुरुआत है वो होना है। क्योंकि प्रश्नोत्तर काल में जो कई ऐसे जो विधायक हैं उनके द्वारा प्रश्न लगाए गए हैं, जिनके जो आंसर हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। क्योंकि पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन श्रद्धांजलि दी गई जो पूर्व विधायक जिनका स्वर्गवास हो गया था, और ऐसे जो नए विधायक हैं उनने शपथ ग्रहण की। और दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन जो
जो जो कार्यवाही जो शुरू हुई थी, तो सबसे पहले ही विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने जो पंचायत चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था, उसको लेके कहीं ना कहीं चर्चा सबसे पहले की गई। और कल पूरा दिन की बात की जाए तो पूरा दिन पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेके ही चर्चा देखने को मिली। बाकी महत्वपूर्ण विषयों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण विषयों पे आज चर्चा होगी। जी चलिए विवेक को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ और सोनभद्र दौरा है। लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे और उसके बाद से सीएम लखनऊ से सोनभद्र के लिए रवाना होंगे। सोनभद्र में कई परियोजनाओं का सीएम लोकार्पण करेंगे और उसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो सीएम योगी का सोनभद्र दौरा, सीएम योगी आज लखनऊ के सोनभद्र जाएंगे, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सोनभद्र में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, सोनभद्र दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, आज बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखा जाए तो सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बीजेपी ने गाजीपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की थी कि 22 दिसंबर को सोनभद्र पहुंचने वाली है। आज इस कार्यक्रम में सीएम योगी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम ने इस दौरे को लेकर देखा जाए तो जिले का प्रशासन तैयारियों में जुट गया था। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता है, समय डीएम है, टीके शिबू, एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये भी मौके पे मौजूद हैं और सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री 1:30 बजे तकरीबन वहां पहुंचेंगे और सोनभद्र में देखा जाए तो विश्वास जो यात्रा है उसके तो गाजीपुर से होकर चंदौली होते हुए पहुंचनी है और इसको लेकर सोनभद्र में हाईडिल मैदान जो है वहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी संबोधित भी करेंगे और साथ ही कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, पार्टी के लोग, ये सभी और जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी मुलाकात और बैठक भी करेंगे। सीएम हेडल जो मैदान है वहां पर जो रेलवे मैदान है, इसका हेलीकॉप्टर वहां पर ही उतरेगा और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वहां पर भी काफी अधिकारी रहेंगे। वहां पर समीक्षा भी होगी, योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का महकमा भी वहां मौजूद रहेगा, जिससे सख्त निर्देश तो मुख्यमंत्री ने पहले दे दिया है कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग का होना जरूरी है। इसके दौरान जिले के 500 करोड़ रुपए के अधिक की सौगात भी मुख्यमंत्री यहाँ देंगे। साथ में 2022 की तैयारी भी करेंगे। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद तमाम लोगों से, संगठन के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जहाँ पर बैठक की जाएगी कि 2022 कैसे जीता जाए। इसके साथ साथ कई बड़े ऐलान वो मन से कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जिले को बड़ा सौगात मिल सकता है कि वो यूपी का आखिरी छोर है। ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर देखा जाए तो बीजेपी के जो पूर्व सांसद छोटेलाल खर्रा है वो भी अपने वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन वोटों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इस मन से 2022 को जीतना है तो कहीं ना कहीं वहां के जो वोट बैंक को जो कई विधानसभाओं पे वो चेहरे जो है प्रभाव डाल सकते हैं, तो वो भी उस मंच पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम सौगात की बात करें, क्या क्या सौगात अगर दे सकते हैं, तो उद्घाटन के दौरान वो 50 बेड का आईसीयू अस्पताल, विद्यालय भवन, पीडब्ल्यूडी की कई सड़कें और पेयजल जो परियोजना है वो भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा कोन और कर्मा में बनाने वाला जो एक नए जो ब्लॉक भवन का है उसका शिलान्यास भी प्रभावित की गई थी। उसके साथ साथ संभावित सीएम 50 परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें घेरावाल विधानसभा क्षेत्र की जो 20 परियोजनाओं का लोकार्पण है, सदर विधानसभा क्षेत्र में 19 परियोजनाओं का लोकार्पण है, द्वितीय विधानसभा में 11 परियोजनाओं का लोकार्पण है। तो कहीं ना कहीं इसको साधने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ सदर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 13 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। घेरावाल में भी 7, ओबरा में 7 और विदु में भी विधानसभा उसमें कुल 4 और 28 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अगर उसकी बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो तमाम आला अधिकारी वहां लगाए गए हैं। 5 एसपी हैं, 10 सीओ हैं, 25 एसओ है, एसआई भी 150 लगाए गए, 2 महिला एसओ है। तमाम उनकी सुरक्षा व्यवस्था की भी जिम्मेदारी वहां के पुलिस अधिकारियों ने ली है। हालांकि देखिए, सोनभद्र बनारस मंडल में आता है और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो तमाम जो योजना है उसका शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि वो बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में आखिरी छोर है और मुख्यमंत्री का मानना है कि जो आखिरी छोर पे, आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास
ये सरकार करे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि तमाम योजनाओं का जो लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसका कितना फायदेमंद 2022 का चुनाव होगा, ये जरूर देखने वाली बात। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना लगभग तय है और इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर घबराने की जरूरत भी नहीं है। एक्सपर्ट ने कहा कि 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ती जा रही है। उन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड शामिल है, जहां पर केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। केंद्र ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। मंगलवार शाम राज्यों को लिखे गए लेटर में कहा गया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब देश भर में मौजूद है, इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की भी जरूरत है। भारत में तीसरी लहर आना लगभग तय है। केंद्र सरकार का राज्यों को अलर्ट करने का यहां पर दावा कर दिया गया। वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लगाएं, ये भी बातें कही गई हैं। सभी को यह भय सता रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आना लगभग तय है। हेल्थ एक्सपर्ट ने भी कहा है इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने कहा कि 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है और इन्हीं राज्यों में बिहार भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। केंद्र ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। मंगलवार शाम राज्यों को लिखे गए लेटर में ये कहा गया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब देश भर में मौजूद है, इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वॉर रूम एक्टिव करने की भी यहां पर बात कह दी गई है। हेल्थ एक्सपर्ट ने दावा किया है कि भारत में भी ओमिक्रॉन तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। इसके साथ ही कई राज्यों में आएगा, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी है। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तो लगभग तय है और इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे लेकर घबराने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम बात करें 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक की, तो कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है और इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।